Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is Hershey and Chase experiment to prove that DNA is the genetic material. हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया ये प्रूफ करने के लिए कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब वो कैरेक्टर्स को या जीन्स को एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में ले जाता है। इसके लिए इन्होंने जो प्रिंसिपल यूज़ किया वो था ट्रांसडक्शन। इनका एक्सपेरिमेंट बेस्ड था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन, जो डिस्कवर किया था जिंदर एंड एडनबर्ग ने 1952 में। इनसे पहले जो बायोलॉजिस्ट थे वो ये समझते थे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन ही कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाती है। यदि प्रोटीन डिफर होगी तो जेनेटिक कैरेक्टर्स भी डिफरेंट होगा। और ये साइंटिस्ट जो थे ये काम कर रहे थे रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया पर, और उन्होंने देखा कि वायरसेस जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। ये ऑफ द सेम जनरेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेम जनरेशन की एक बैक्टीरियम से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको उन्होंने नाम दिया हॉरिजॉन्टल ट्रांसडक्शन। क्यों हॉरिजॉन्टल? क्योंकि ये एक ही जनरेशन के बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर रहे थे जेनेटिक मटेरियल को। बैक्टीरियोफाजेज जो होते हैं ये होते हैं वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और फिर बाद में उस सेल होस्ट को ही यूज़ करते हैं और ज़्यादा वायरसेस बनाने में। तो जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाजेज। ये न केवल इन्फेक्ट करते हैं बल्कि क्या करते हैं, इसके अंदर जाके फिर अपने बहुत सारी कॉपीज़ ये इनकी बन जाती हैं। बनाता तो बैक्टीरिया है लेकिन ये इसको यूज़ करते हैं एज ए होस्ट टू प्रोड्यूस देयर ओन कॉपीज़। तो इस तरह से ये ट्रांसडक्शन था जो किया था जिंदर एंड एडनबर्ग ने 1952 में। इसको यूज़ किया, इसका प्रिंसिपल इन्होंने यूज़ किया हर्शी एंड चेज ने। इन्होंने क्या किया, ये है अल्फ्रेड हर्शी and Martha Chase in the same year 1952 में ये कर रहे थे वायरसेस के साथ काम जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब बैक्टीरियोफाजेस। तो इन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल को ऐसे ट्रीट कर रही हैं जैसे वो उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। जब वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियम के अंदर गया तो वो उसको उसी तरह से ट्रीट करने लगी जैसे उनका वो अपना है, और फिर उसके बाद वो और ज़्यादा कॉपीज़ उस डीएनए की, उस जेनेटिक मटेरियल की बनाने लगी। बैक्टीरिया बनाने लगे वायरस के। तो इस तरह से इन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये जो है जो भी जेनेटिक मटेरियल है वायरस का वो बैक्टीरिया में जाता है और फिर उसको बैक्टीरिया कंसीडर करता है एज इट्स ओन और फिर उसको मल्टीप्लाई करता है। अब इनको ये देखना था कि ये जो डीएनए है या प्रोटीन है बैक्टीरियोफाज की जो बैक्टीरिया के अंदर जाती है, ये इनको करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया। इससे पहले हम क्या देख लें, हम डीएनए का बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें क्या होता है, कोट होते हैं, एक तो प्रोटीन कोट होता है बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल,
इस तरह का ये है प्रोटीन कोट, और इसके अंदर होता है डीएनए, और इसमें यहाँ पर ये प्रोटीन की टेल होती है। ये तो हो गया प्रोटीन कोट, जिसको कि कैप्सिड कहते हैं। बहुत सारे यूनिट्स का बना होता है, कैप्सोमियर कहलाता है। और ये है इसका डीएनए, और ये टेल है इधर। तो ये है मेन दो पार्ट इसके बैक्टीरियोफाज के। तो हर्शी एंड चेज को ये देखना था कि ये प्रोटीन वाला पार्ट या ये डीएनए वाला पार्ट, कौन सा पार्ट जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर जाता है। उसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ बैक्टीरियोफाजेस ग्रो कराए ऐसे मीडियम में जिसमें क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर था, और कुछ इन्होंने ऐसे मीडियम में ग्रो कराए जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। कारण क्या है, प्रोटीन में सल्फर होता है, फॉस्फोरस नहीं होता, और डीएनए में फॉस्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता। तो यदि इस तरह के हम रेडियो एक्टिव एक में सल्फर लें और एक में फॉस्फोरस लें, तो हमें पता चल जाएगा कि जिसमें सल्फर हमेशा प्रोटीन में जाएगा और फॉस्फोरस हमेशा डीएनए में ही जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कुछ को तो, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये नॉन लिविंग सॉल्यूशन में नहीं रहते हैं, इसलिए जो इनका कल्चर मीडियम बनाया गया वो अगार बनाया गया, उसमें बैक्टीरिया ग्रोइंग और एक्टिवली ग्रोइंग और यंग बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ये अगार मीडियम बनाया गया। तो ये मीडियम है जिसमें इन बैक्टीरियोफाजेस को ग्रो कराया गया। ये तो था। इसमें क्या है, इसमें है रेडियो एक्टिव सल्फर। रेडियो एक्टिव सल्फर है, इसको लेबल्ड मीडियम, और ये है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, लेबल्ड मीडियम। इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है, इसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, इसमें ग्रो कराया वायरसेस को। तो क्या होगा, जो वायरसेस इसमें ग्रो हो रहे होंगे उसमें सल्फर है, तो सल्फर कहाँ जाएगा, प्रोटीन में। तो इसकी प्रोटीन क्या हो जाएगी, प्रोटीन में जाएगा। ये सल्फर कहाँ गया, इसकी प्रोटीन में गया। जिसमें रेडियो एक्टिव जा रहा है उसको हम रेड से ले रहे हैं, और जिसमें नहीं जाएगा उसको हम ग्रीन से ले रहे हैं। तो यदि सल्फर लेवल्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटीन कोट जो होगा इसमें वो रेडियो एक्टिव होगा। और दूसरा ये जिसमें फॉस्फोरस है उसमें प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा, बल्कि किस में होगा, डीएनए में। ये जो रेड से दिखा रहे हैं वो ये शो कर रहा है कि रेडियो एक्टिविटी इसमें है। अब इनको क्या किया गया, इनको अलाउ किया गया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए। तो बैक्टीरिया लिया, इकोलाई एशेरिचिया कोलाई, इन्होंने बैक्टीरियम लिया और उसमें अलाउ किया इनको इन्फेक्ट करने के लिए। तो ये बैक्टीरियोफाजेस इस पे आ गए, ये अपनी टेल से इस पे चिपक जाते हैं इस तरह से, और इनके अंदर ये रेडियो एक्टिव वाला डीएनए है। ऐसे ही इसको भी किया, बैक्टीरियम में इसमें प्रोटीन जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, इसमें डीएनए जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है।
तो जब इन्फेक्ट करने लगते हैं तब ये कहाँ आने लगता है, ये इसके अंदर चला जाता है कुछ मटेरियल इसका। ये है इन्फेक्शन। इस प्रोसेस में क्या किया, बैक्टीरियोफाजिस को अलाउ किया इन्फेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया को। और जैसे जैसे इन्फेक्शन प्रोसीड होता है तो क्या होता है, ये वायरल कोट तो रिमूव हो जाता है बाहर, और फिर ये बैक्टीरिया जो बचा इसको ब्लेंड करते हैं, एजिटेट करते हैं एक ब्लेंडर में। तो अगला जो प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा, हमने ब्लेंड किया। ब्लेंड माने बहुत तेज़ी से नहीं, सेंट्रीफ्यूज नहीं करते हैं इसको, बहुत तेज़ी से नहीं घुमाते हैं, धीरे धीरे करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ब्लेंडिंग। इसमें जो भी ये मटेरियल था वो कहाँ चला गया, बैक्टीरिया के अंदर चला गया। जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो तो बैक्टीरिया के अंदर चला गया, और जो ये कोट है ऊपर प्रोटीन की वो कहाँ रही, वो इससे अलग हो गए। ये अलग हो गए और कुछ मटेरियल इसका इसमें चला गया। इसके अंदर चला गया, ये हो गया ब्लेंडिंग। अब ये वायरस पार्टिकल को इससे सेपरेट करना था बैक्टीरिया से, उसके लिए क्या किया गया, इनको स्पिनिंग किया, किसमें, सेंट्रीफ्यूज में। तो सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया अब इसका। तो क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है, इसमें जब ये सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं एज पैलेट। इस केस में हैवी क्या होंगे, बैक्टीरिया along with whatever is there। ये बैक्टीरिया वाला पार्ट तो कहाँ होगा, नीचे सेटल हो जाएगा, और ऊपर जो सुपरनेटेंट है उसमें क्या होंगे, ये वायरस पार्टिकल। ये क्या है, सुपरनेटेंट। इसमें क्या आ गए, वायरस पार्टिकल्स। अब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो जो नीचे बैठ गए पैलेट, उसमें तो क्या है, ऊपर बना लेते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगेशन का ये ऊपर बना लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों दिखाने हैं, बैक्टीरिया वाला भी और वायरस वाला भी। तो इसमें क्या देखा गया कि जो पैलेट है, जो हैवी है, उसमें तो क्या है, बैक्टीरिया है, हमें दो कंपोनेंट्स मिले, एक तो ये पैलेट वाला जो नीचे बैठ गया था, और एक ये सुपरनेटेंट जिसमें क्या था, ये वायरस के पार्टिकल्स थे। ये क्या है, ये है रेडियो एक्टिव ये कौन सा है जिसको हमने किसमें किया था, इसमें सल्फर में इसको ग्रो कराया था। इसमें क्या देखा गया, इसमें देखा गया नो रेडियो एक्टिव सल्फर
डिटेक्टेड इन सेल। इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं है, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ रह गई, ये कोट में रह गई। जो रेड वाला पोर्शन है ये कोट है, ये रेडियो एक्टिव होगा, इसमें रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। तो ये जो है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कौन सा था, 32 डिटेक्टेड इन सुपरनेटेड। तो इस वाले केस में क्या हुआ, जो बैक्टीरिया था उसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी इसने शो नहीं की, लेकिन जो सुपरनेटेंट आया था जिसमें कि वायरस का कोड था उसने रेडियो एक्टिविटी शो की। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रोटीन है वो इसके अंदर नहीं गई है, क्योंकि हमने इसको प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाया था, वो इसके अंदर नहीं गई, इसीलिए ये बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिविटी नहीं शो कर रहा। इसमें क्या हुआ, इसमें रेडियो एक्टिविटी शो हुई, तो इसमें रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्टेड, इसमें डिटेक्ट हुआ, क्योंकि ये वायरस जो थे बैक्टीरियोफाज, उसको हमने फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव में ग्रो कराया था, वो उसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया था, अब वो इसके अंदर गया है। और इसमें क्या होगा, इसमें नो रेडियो एक्टिविटी सल्फर 35 डिटेक्टेड। प्रोटीन में सल्फर नहीं जाता है, तो इसमें सल्फर नहीं गया, और हमने इस सल्फर को ही रेडियो एक्टिव बनाया था इसमें। और इस वाले केस में हमने न्यूक्लिक एसिड को रेडियो एक्टिव नहीं बनाया था, इसको रेडियो एक्टिव बनाया था। तो इसमें क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट होगी और इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं डिटेक्ट होगी, इसमें सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी। ये भी डायग्राम में जिसमें भी रेड वाला पार्ट है वो रेडियो एक्टिव है। तो इसमें रेडियो एक्टिविटी हमने प्रोटीन में डाली थी, इसमें रेडियो एक्टिविटी हमने किस में डाली थी, डीएनए में। और बाद में जो बैक्टीरिया हुआ उसमें रेडियो एक्टिविटी इसमें मिली, इसमें नहीं मिली। तो इससे क्या हुआ मालूम पड़ता है कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो बैक्टीरियोफाजिस के डीएनए से ही उसमें गई है, जिसमें बैक्टीरियम में जिसमें हमने रेडियो एक्टिव डीएनए को बनाया था। इसका मतलब डीएनए ही क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इससे यह पता चलता है कि प्रोटीन तो एंटर बैक्टीरिया में नहीं की है और डीएनए एंटर किया है, और वो वायरस से किस में गया है, बैक्टीरिया में गया है, और यही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो ये तो इनका एक्सपेरिमेंट हो गया हर्शे एंड चेज का, जिससे ये पता चल गया कि वायरस से डीएनए ही ट्रांसफ़र होता है इनसाइड द बैक्टीरिया। और इतना ही नहीं, ये वायरस जो है बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं और बैक्टीरिया फिर इन वायरस के डीएनए को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसका अपना ही हो, मतलब फिर वो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है। जैसे अपने जीनोम की बनाता है ऐसे ही ये इनकी भी मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है। तो इसका यूज़ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी अब एडवांस बायोलॉजी है। इसमें क्या यूज़ करते हैं हम, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या क्लोनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें हम कोई भी डीएनए के पार्ट को किसी भी ऑर्गेनिज्म से लेके किसी भी ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं। तो वहाँ ये बैक्टीरियोफाजिस बहुत काम आते हैं, ये एक्सपेरिमेंट बहुत काम आता है, क्योंकि वहाँ पर ये इस तरह से क्लोनिंग वेक्टर पढ़ा हुआ है। क्लोनिंग वेक्टर पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हो, पूरा उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का अब बहुत अच्छा यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी में इसका, क्योंकि हम अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ करते हैं टू इंसर्ट डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। जो भी हमारा इंटरेस्ट है डीएनए में, जिस डीएनए में, उसको हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर सकते हैं, इवन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में भी हम बहुत सारी डिजीज़ ट्रीट कर रहे हैं, बहुत सारा चेंज कर रहे हैं डीएनए टेक्नोलॉजीज। प्लांट्स में भी करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं, और ह्यूमन बीइंग में भी ये होता है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही बेसिस बनाता है फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थैंक यू। यदि समझ में आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।